अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको बड़ी खबर देंगे। आपको मालूम है कल इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दिए जो 30 अप्रैल को जो होने वाले इंतखाबात थे सूबाई असम्बली के पंजाब में, और जो उसका शेड्यूल जारी हो चुका था वो भी वापस ले लिया। और ये जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, ये तो ये हम आपको बताएंगे ये क्या है, बस तो आपको ऑलमोस्ट सब पता होगा। लेकिन हम आपको जो असल खबर देंगे वो है कि आगे क्या होगा अगर मोजेस चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जो कि यकीनन इंटरवेंशन करेंगे तो किस किस्म के उनको जो उनके आगे जो दरखास्तें आएंगी और क्या होगा, और या हो सकता है चले कर लेते हैं जो मतलब क्या होगा, ठीक है। और आपको बताएंगे कि इस वक्त जो ये बहरान है खड़ा, इसका अब ये ऊँट किस करवट बैठ रहा है, दोनों साइड्स के पास क्या ऑप्शन है, हुकूमत के पास, अपोजिशन के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, और पाकिस्तान की आला अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट के पास, वो भी हम आपको बताएंगे ज़रा इसके ऊपर। तो देखिए, कल जो इलेक्शन कमीशन ने एक इकदाम लिया है, इलेक्शन कमीशन ने 3 चीज़ों पर उसमें रिलाई किया। एक, जो पंजाब की जो इंटरम हुकूमत में जो चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब थे उनकी ब्रीफिंग्स पर कि पंजाब में अमन व अमान के क्या हालात हैं, पुलिस की अवेलेबिलिटी भी इशू है, और क्योंकि मुतादिद दहशतगर्दी के वाक़यात उन्होंने रिपोर्ट किए, फिर कितने उन्होंने नाकाम बनाए दहशतगर्दी के मुमकिन हमले, वो सब कुछ उन्होंने बताया पंजाब की पुलिस के आईजी ने, चीफ सेक्रेटरी ने। उसके अल्टरनेटिव में उन्होंने कहा कि आप हम पुलिस के साथ साथ आप आर्म फोर्सेस बुलवा लें, यानी कि फौज पाकिस्तान। उसके लिए फौज पाकिस्तान से ब्रीफिंग ली गई तो GHQ, वजारत दिफा और वजारत दाखिला ने कहा, उन्होंने कहा कि वो तो ये दहशतगर्दी के ये वाक़यात हो रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान की प्राइमरी ड्यूटी मुल्क की सरहदों का दिफा और अमन अमान है, तो वो करेंगे, ये पे नहीं होंगे। फिर आ गई वजारत खजाना, उसने भी कहा जी फंड्स नहीं है, क्या करेंगे, सब कुछ ये हालात हैं वो हालात हैं, और अगर हम अभी इसके लिए फंड्स कर देंगे फिर नेशनल असम्बली के इंतखाबात का जब वक्त आएगा फिर दोबारा इन्हीं सूबों में नए सिरे से फंडिंग करेंगे, नए अखराजात आएंगे, और मुल्क के तो माशी हालात ये हैं, तो ये तो नहीं हो सकते, तो हमारे पास तो फौरी देने को फंड ही नहीं है, अभी तक IMF की किस्त नहीं अप्रूव हुई। तो ये सब, फिर एक जो फिर इलेक्शन कमीशन ने एक जो और चीज़ जो इस फैसले को उन्होंने मौखर करने के फैसले को उन्होंने अपने हक में जो इस्तेमाल किया, वो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है 90 दिन में इंतखाबात वाला, उसका। अब देखिए, ये बड़ा सिंपल ऑर्डर हो सकता था, इसमें मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं थी। वो सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो आर्टिकल था वो रिप्रोड्यूस करते हैं कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कहता है कि आप 90 दिन में इंतखाबात करवाने के पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन, और इसी पीरियड के अंदर इंतखाबात होंगे, दैट इज इट, फुल स्टॉप। जाएं अब जाकर जो करना है करें, किस तरह करवाने हैं, कैसे करवाने हैं, ये पीरियड बिलफर्ज असम्बलियाँ 12 जनवरी से डिजॉल्व हुई, तो ये पीरियड 12 जनवरी से आप 90 डेज काउंट करना शुरू करें और जाएं, हमें 90 दिन में इंतखाबात चाहिए। वो ये ऑर्डर भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ऑर्डर में एक पैरा 14A लिखा जिसको इलेक्शन कमीशन ने रिप्रोड्यूस किया है। उस पैरा में वो कहते हैं कि जी, इन एन ऑर्डिनरी circumstances the general election to the Punjab Assembly out to be held on 9th April 2023, the date announced by President in terms of his order of 22/2023। यानी कि वो कहते हैं कि अगर आम हालात होते तो उनमें जो इलेक्शन थे वो 9 अप्रैल को हो जाने चाहिए थे, जो सदर ने डेट दे दी थी 20 फरवरी को। However, यहां पर फिर चीफ जस्टिस एक टर्न लेते हैं
और एक गली निकालते हैं जहाँ से हुकूमत भी निकल सकती है, इलेक्शन कमीशन भी निकल सकता है, इंटरिम गवर्नमेंट भी निकल सकती है और इलेक्शन भी उस गली से निकल के आगे जा सकता है। तो वो है जी, हाउएवर वी आर इन्फॉर्म्ड दैट ऑन अकाउंट ऑफ द डिले इन इमरजेंसी ऑफ द डेट फॉर द होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शंस इट मे नॉट बी पॉसिबल टू मीट द 90 डेज डेडलाइन। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की है वो कहता है कि जी वो फिर हमें लेकिन बताया गया, मगर हमें बताया गया, मगर ये बड़ा दिलचस्प है, मगर से फिर गली मुड़ जाती है। वो कहते हैं कि जी मगर हमें बताया गया है कि जो डेट ऑफ जनरल इलेक्शन है वो 90 दिन वाली डेडलाइन में नहीं हो पा रही। इट इज ऑल्सो द केस दैट पॉसिबली on account of misunderstanding of law, the Election Commission did not make itself available for consultation as required under 57(1) of the 2017 Election Act। यानी कि वो कहते हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन को कानून की समझ नहीं थी दुरुस्त, तो इस वजह से वो जो 57(1) जो इलेक्शन एक्ट 2017 का एक 57(1) जो एक शिक है उसमें जो दरकार कंसल्टेशन है इलेक्शन कमीशन की डेट की देने के लिए इलेक्शन की, उसके लिए वो दस्तयाब नहीं हो सका। द इलेक्शन कमीशन इज देयरफॉर डायरेक्टेड टू यूज इट्स utmost efforts to immediately propose, keeping in mind section 57 and 58 of 2017 act, a date to the president that is compliant with the aforesaid deadline। अब वो कहते हैं कि जी अब इलेक्शन कमीशन चाहिए कि फौरी तौर पर अपने तमाम दस्तयाब वसाइल को इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 57 और 58 जो हैं इलेक्शन एक्ट के, ठीक है, क्लॉज 57 58, उसके तहत वो सदर ममलिकत को एक तारीख प्रपोज करेंगे किस तारीख को इलेक्शन हो सकता है, और वो इस 90 दिन की डेडलाइन को भी जेहन में रखें जब वो ये तारीख दे रहे हो, और फिर सदर वो तारीख ऐलान कर दें। फिर वो आगे जाके एक इंतहाई खूबसूरत जुमला लिखते हैं, मोज़ेस जस्टिस आइन के तशरीह कर रहे हैं और वो फिर उस तशरीह में रस्ते निकाल रहे हैं जो मालूम नहीं आइन में तो नहीं थे बल वो निकाल रहे थे। इफ सच ए कोर्स इज नॉट अवेलेबल, कि अगर ये नहीं हो पाता या ये इस तरह से होना मुमकिन नहीं है, ठीक है, then the election commission shall in like manner propose a date for the holding of the poll that deviates to the barest minimum from the aforesaid deadline। वो कहते हैं फिर उस सूरत में जो इलेक्शन कमीशन है, अगर ये इस तरीकेकार से 90 दिन में इंतखाबात मुमकिन नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो एक तारीख इलेक्शन के इनकाद की दे जो बेशक इस 90 दिन की डेडलाइन में ना हो, लेकिन उससे आगे भी हो, तो उन 90 दिन के इर्द गिर्द को करीब तरीन कोई तारीख वो अपनी मर्जी से जब इलेक्शन का इंतखाब हो सके, इलेक्शन का इनकाद हो सके, वो दे दें। आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस अ डेट फॉर द होल्डिंग ऑफ द जनरल इलेक्शन टू द पंजाब असेंबली। वो कहते हैं फिर वो जो तारीख इलेक्शन कमीशन दे, फिर उस पर सदर मुशावरत करके उसका ऐलान कर दे और इलेक्शन हो जाए। अब ये वो एक ऐसी जगह थी कि जहां पर इलेक्शन कमीशन को आइन से हटके रास्ता दे दिया गया कि आप 90 दिन से आगे भी इंतखाबात लेके जा सकते हैं, बियरेस्ट लाइक मिनिमम पीरियड डेविएट्स के, जितना कम से कम आप 90 दिन से आगे इंतखाब जाए तो बेहतर है, लेकिन ये नहीं कि 90 दिन से आगे 5 दिन जाए 10 दिन जाए, लाइक द डोर वॉज ओपन। इलेक्शन कमीशन उसमें निकल गया, फिर उसने कह दिया कि जी वो ब्रीफिंग्स जो आई हैं उसकी बुनियाद पर इलेक्शन का इनकाद ही नहीं हो सका, तो हम क्या करें, तो इलेक्शन आगे चला गया। अब बात यह है कि पीटीआई कह रही है कि जी आर्टिकल 6 लगेगा, फलान होगा, ये तो आइन टूट गया, ये तो फलान हो गया, ये तो सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। अब आपको मजे की बात है, जो आईनी स्कीम है
क्योंकि मैं आइन का छोटा मोटा तालिब इल्म हूँ, इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन छोटा मोटा तालिब इल्म। आइनी स्कीम के तहत इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, वो किसी अदालत के मातहत नहीं आता, किसी अदालत के अहकामात पर अमल दरामद का भी पाबंद नहीं है। हदायत सुप्रीम कोर्ट दे सकती है उसको, लेकिन उन हदायत पर अमल दरामद के लिए उस इदारे को सुप्रीम कोर्ट एक सब ऑर्डिनेट इदारे के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकती, अपने एक मातहत इदारे के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकती। हदायत दे सकती है, हदायत पर अमल दरामद कर दें तो वेल एंड गुड, ना करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अमल दरामद तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर तौहीने अदालत ही नहीं लगती। आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन पर तौहीने अदालत लगती ही नहीं। अब आप सुनिए आगे, अब अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो तौहीन अदालत तो लगती ही नहीं, तो हटा ही नहीं सकते। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट अगर उनके अहकामात ना माने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं हटा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को हटाने का तरीकेकार सिर्फ एक ही है, वो सेम वही तरीकेकार है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दर्ज करके एक सुप्रीम कोर्ट के या लाहौर या हाई कोर्ट के जज को हटाने का तरीकेकार है। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को जिसको हटाने का शौक है वो रेफरेंस ले जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंपोजिशन आप सुन लें। उसके चेयरमैन है चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब, दूसरे मेंबर हैं उसके सीनियर प्यूनर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा, तीसरे मेंबर हैं सुप्रीम कोर्ट के सेकंड मोस्ट सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद, चौथे मेंबर हैं जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अहमद अली शेख साहब, पांचवें मेंबर हैं पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, चलें वो अगर 30 को रिटायर हो जाएंगे तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब उसके तीसरे मेंबर होंगे। और अब चीफ जस्टिस साहब ने अगर वहाँ पे से सिकंदर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ अगर रेफरेंस दायर होता है, उस रेफरेंस को टेकअप करना है और फिर उनको हटाना है, तो उनको कम से कम 3 वोट चाहिए। अब इसमें से जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद को तो वो अपने साथ बेंच पे बिठाना पसंद नहीं करते, उनसे वो अब वोट लेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। गुड। फिर जस्टिस अहमद अली शेख जिनको वो एलिवेट करना पसंद नहीं करते सुप्रीम कोर्ट से, उनसे भी वो अब अपने हक में वोट लेंगे सिकंदर सुल्तान राजा साहब को हटाने के लिए। बहुत दिलचस्प सूरत हाल होगी। बहरहाल तो अब बात ये है कि इलेक्शन कमीशन का तो इस तरह से कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। अब आ जाए हुकूमत के बारे में, क्या चीफ जस्टिस हुकूमत को टेक ऑन कर सकते हैं कि भाई आप, भाई हुकूमत तो इलेक्शन नहीं ना करे, इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दायर किया है, हुकूमत तो कहेगी भाई करवा लें, आप इलेक्शन कमीशन से बात करें। अपनी बात आ गई हुकूमत की तो उनसे कहा जाएगा भाई आपने फंड्स देने से क्यों इनकार किया, आपने फोर्स देने से क्यों इनकार किया। उसमें हुकूमत की वजारत खजाना आके अपने पेट पे से कपड़ा उठा के दिखा देगी कि ना हमारा पेट तो ये नंगा, ये देख लें, हमारा तो पेट खाली पड़ा हुआ है, पैसे नहीं है, क्या करें। 2-2 दफ़ा इलेक्शन के लिए साल में पैसे तो नहीं दे सकते, एक दफ़ा सूबाई असम्बलियों के लिए दें, फिर दोबारा सूबाई असम्बली और कौमी असम्बलियों के लिए दें। इतना तो पाकिस्तान मौजूदा माशी बहरान में मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो आकर दिखा देंगे कि भाई क्या आप कह रहे हैं, हम ऐसे कैसे करें। फौज से पूछेंगे, वो कहेंगे भाई हम तो दहशतगर्दी के साथ जंग लड़ रहे हैं और सरहदों पे हालात बड़े ख़राब हैं, हम नहीं कर सकते कुछ। अभी कल भी एक ब्रिगेडियर साहब की नमाज जनाजा हुई है जो शहीद हुए दहशतगर्दों के हाथों, वो भी कह देंगे हमारे पास तो भाई कुछ नहीं है। ठीक है, उससे आगे आ जाएंगे आप, फिर अच्छा ये भी नहीं है, फिर क्या हुआ। फिर आप पूछेंगे वजारत दाखिला से, इंटरिम गवर्नमेंट से पंजाब के, हाँ भी क्या तुम्हें तकलीफ है, तो वो कहेंगे जनाब ये चल रहा है मामला, हालात ख़राब है, हम क्या करें, हमारी तो पुलिस यहाँ पे बिजी है, ये वाक़यात हो रहे हैं, क्या करें, सारी पुलिस तो नहीं हम दे सकते। और फिर इसमें एक वर्ड यूज होता है फेयर एंड फ्री। अगर एक मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तमाम सियासी जमातों के लिए,
इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो फेयर इलेक्शन नहीं कहलाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 120 दिन पहले ऐलान करना होता है इलेक्शन के इनकाद का, शेड्यूल का, सब कुछ चीज़ों का। जहाँ पर 120 दिन, कहाँ पर असेंबलियों की तहलील होने से 120 दिन पहले ये मामला होता है। यहाँ पर वो वक्त मिला ही नहीं इलेक्शन कमीशन को, असेंबली अचानक तहलील होगी। फिर वो इलेक्शन कमीशन कहेगा भाई वो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, सियासी जमातें प्रॉपर कैंपेन नहीं कर सकेंगी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर इंतखाबात कैसे होंगे, उस पर तो सवालात उठ रहे होंगे, तो हम कैसे करवाएं? तो वहाँ पर भी बात फंसेगी। फिर अब मौजूद चीफ जस्टिस ना तो इलेक्शन कमीशन को अमली तौर पर दबाव में ला सकते हैं, ना वो उनको तौहीन अदालत कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत नहीं लग सकती उसके ऊपर, ठीक है। ना वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से हटा सकते हैं, वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जाना पड़ेगा, वहाँ से हटा सकते हैं। तो वहाँ पे हमने आपको कंपोजिशन भी बता दिया और हालात भी बता दिए, ठीक है। फिर अब देखिए एक और फिर जो रास्ता खुलेगा, जब मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब अगर ये पिटिशन टेकअप करते हैं, या वो सो मोटो लेते हैं, या वो पाकिस्तान की सबसे लाडली जमात पीटीआई के कहने पे इस पर नोटिस लेते हैं, तो एक फैसला पिछले दिनों जस्टिस काजी फायज ईसा दे चुके हैं। आल्दो ये 2 मेंबर बेंच है, जिसमें की सरबराही जस्टिस काजी फायज ईसा और दूसरे जज जस्टिस याहिया आफरीदी थे, ठीक है। जिसने चीफ जस्टिस के बारे में लिख दिया है कि उनके पास इख्तियार ही नहीं कि वो बेंच तोड़ के नया बेंच तश्कील दे सकें, ठीक है। यानी कि जो जस्टिस याहिया आफरीदी का बेंच तोड़ के उनको सरबराही से हटा के मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने अपने धड़े के जज जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जिन पर संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं करप्शन और मिली भगत के, उनको एक बेंच का सरबराह बनाया था। तो उस मामले पर नोटिस लेते हुए जस्टिस काजी फैसल ने फैसला लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस के तमाम इख्तियारात भी नोट डाउन किए हैं कि उन इख्तियारात के तहत मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब एक चलता हुआ बेंच तोड़ के नया बेंच नहीं तश्कील दे सकते थे। तो यहां पर उन्होंने इस इलेक्शन वाले केस के अंदर भी जो सो मोटो लिया हुआ था, उसमें पहले एक 7 मेंबर बेंच था, ठीक, जिसमें से उन्होंने 2 जजेस जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मनिल्ला साहब को निकाला, ठीक, सॉरी 9 मेंबर बेंच था, 2 मेंबर रिक्यूज करके चले, उनका तो समझ आता है, वो तो रिक्यूज कर गए जस्टिस जाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, तो वो तो चले गए, ठीक है। लेकिन जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मनिल्ला ने खुद को रिक्यूज नहीं किया, उनको मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने उस बेंच से निकाल के बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया। तो अगर उस जस्टिस काजी फैसल ईसा के फैसले की रोशनी में देखा जाए तो मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की वो जो बेंच की तश्कील है, वो तश्कील ही दुरुस्त नहीं है। तो फिर उसके ऊपर भी चैलेंज होगा कि जी ये क्यों बेंच की तश्कीलें नो हुई, ये तश्कीलें नो ही दुरुस्त नहीं है। उन 2 जजेस को वापस बेंच में लाया जाए, जस्टिस अतर मनिल्ला और जस्टिस याहिया आफरीदी को। फिर यह है कि इस पर भी पिटीशन आ सकती है कि जी आपने अभी 1 माह बाकी है, आपके हम इलेक्शन आवेदन कराने के फैसले के खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं, वो भी आ जाएगी। फिर आप देखिए एक बात जो करार दी गई जस्टिस चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की तरफ से कि जो जस्टिस अतर मनिल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह के जो सवालात हैं उनको बाद में किसी मौके पर ज़ेरे गौर लाया जा सकता है। यानी कि क्या असेंबलियों की तहलील भी दुरुस्त की थी चौधरी परवेज इलाही साहब ने, वो अपना ये इख्तियार किसी और के कहने पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इमरान खान साहब के कहने पर? क्या अवाम ने जो मैंडेट उनको 5 साल के लिए दे के भेजा है, उस मैंडेट को वो डिसॉल्व विदाउट गिविंग एनी वैलिड रीजन कर सकते हैं? तो वो सवाल में फिर ज़ेरे गौर आ जाएंगे। तो ये लीगल बैटल ऑटोमेटिकली लंबी हो जाएगी। जब ऑटोमेटिकली लंबी होगी, इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत नहीं हो सकती होगी, वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का पाबंद नहीं होगा,
हुकूमत का भी कुछ नहीं हो पा रहा होगा, अंदर भी हाउस डिवाइडेड होगा, सुप्रीम कोर्ट का आधे जजेस इस तरफ खड़े होंगे, आधे जजेस इस तरफ खड़े होंगे, और फिर उस मौके पर हुकूमत फिर यह भी मांग लेगी कि आप फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट की तरफ भी बात फिर जाएगी, वो सब भी होगा, तो ये मामला खींचेगा। ठीक है, खींचेगा तो ऑटोमेटिकली मई जून हो जाएगा, फिर मई जून हो भी जाएगा। फिर अगर कोई ऑर्डर आ भी जाता है कि जी करें आप इलेक्शन ये वो, फिर वो कहेंगे कि ना ठीक है, अक्टूबर में हो रहे हैं इलेक्शन, अक्टूबर में करवा देंगे, अब 2-3 माह ही तो रह गए हैं। 2-3 माह पहले एक एक्सरसाइज कैसे करें हम, लाइक अगर वो मई जून में भी ऐसा कोई ऑर्डर आता है और वो कहता है जी अगस्त में इलेक्शन करवाएं, तो कहेंगे भाई अगस्त में कैसे इलेक्शन करवाएं, अक्टूबर में दोबारा करवाने होंगे तो अब अक्टूबर में ही होंगे, तो बात तो अक्टूबर तक ही जाएगी। फिर अक्टूबर तक देखा जाएगा कि इलेक्शन होने हैं या मुल्क में एक इमरजेंसी लगाकर पार्लियामान की मुद्दत 1 साल तक बढ़ानी है। ये है वो सारा रोड मैप और ये वो जगह हैं। इसीलिए आज चौधरी मुनस इलाही ने, जो पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे हैं, तो चौधरी मुनस इलाही ने अपनी पार्टी के चेयरमैन इमरान खान साहब को एक ट्वीट में लिखा है, होर चुपो, कि आपको कहा था असम्बलियाँ तहलील मत करें, अब देखें कहाँ पर फंस गए हैं, कि जेल जाने से भी आप डर रहे हैं, चूहे की तरह छुप रहे हैं जगह जगह पे, अदालतों से सहूलतकारी ले रहे हैं, ठीक है, कि मुझे गिरफ्तार ना मैं हो जाऊँ, ठीक है, और अपने कारकुनों को मरवा रहे हैं और रोज़ नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरियाँ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अमेरिका में लॉबिस्ट फर्में हायर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अब करें, वो सब कुछ चल रहा है। जबकि दूसरी तरफ हालात ये हैं कि अब आपने पाकिस्तान की आला अदलिया की साख को भी ख़त्म कर दिया है कि अब वो आपके हक़ में कितने फ़ैसले दे कि आपकी दोबारा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वापसी मुमकिन हो। तो ये सब कुछ हालात हैं। मामला तो गैर आईनी है कि इलेक्शन 90 दिन से आगे जाए, लेकिन ये गैर आईनी मामले के पीछे फिर हालात क्या पैदा किए गए हैं, तो फिर इनको भी तो सोचना चाहिए था। तो ये जो इतना ज़्यादा जो रिफ्ट क्रिएट हो रही है, इसका हल अब अदालत में नहीं निकलेगा। इसका हल खान साहब को इन जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके साथ बैठना पड़ेगा। जो इम्तियाज़ आलम साहब के बकौल जो सिविल सोसाइटी गई थी, उन्होंने खान साहब को समझाया कि आप अकेले पाकिस्तान के इंतखाबी सियासी और जमहूरी निज़ाम के प्लेयर नहीं हैं, स्टेक होल्डर नहीं हैं। दूसरों को भी स्टेक होल्डर माने, उनकी हैसियत को तस्लीम करें, उनकी सियासी हैसियत को मान के उनसे डायलॉग करें और इलेक्शन की तारीख तय करें ताकि मुल्क में इस्तेहकाम आए। तो आपको अपडेट करते रहेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।